नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और अगले 1 घंटे में हम जानेंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें दिन भर की। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त 6 बजे की सुर्खियों के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अफ्रीकी देश मलावी के दौरे का दूसरा दिन। अपने समकक्ष लाजपत चकवेरा के साथ की द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता। दोनों देशों के बीच 4 महत्वपूर्ण समझौतों पर किए गए हस्ताक्षर। झारखंड चुनाव मिलकर लड़ेगा एनडीए। भाजपा, आजसू, जेडीयू और लोजपा ने सीट बंटवारे का किया ऐलान। सहयोगियों के लिए भाजपा ने अंतिम समय तक सीट रोटेशन का रास्ता खुला रखने की घोषणा की। हरियाणा में कार्यभार संभालते ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का पहला बड़ा फैसला। राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में क्रोनिक किडनी रोगियों के लिए होगी निःशुल्क डायलिसिस सेवा। किसान कल्याण के प्रति जताई प्रतिबद्धता। दिवाली से पहले ही दिल्ली में खतरनाक लेवल पर पहुंचा वायु गुणवत्ता सूचकांक। यमुना नदी की सतह पर भी दिखी जहरीली झाग की परत। हरियाणा में पराली जलाने वाले किसान पर होगी सरकार की सख्ती। और खेल की खबरों में बेंगलुरु टेस्ट की दूसरी पारी में भारत की सदी शुरुआत। कोहली, रोहित और सरफराज ने जमाए अर्धशतक। तीसरे दिन के अंत में भारत का स्कोर 3 विकेट पर 231 रन। तो ये थी सुर्खियां और सुर्खियों के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे झारखंड की, जहां आज प्रेस वार्ता के जरिए एनडीए ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी, आजसू, जेडीयू और लोजपा रामविलास मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी 68 सीटों पर, आजसू 10 सीटों पर, जेडीयू 2 सीट और लोजपा रामविलास 1 सीट पर चुनाव लड़ेंगी। साथ ही इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि लोजपा रामविलास चतरा से चुनावी मैदान में उतरेगी। प्रेस वार्ता में केंद्रीय मंत्री और झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एनडीए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। वहीं झारखंड में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर राजधानी रांची स्थित प्रदेश कार्यालय पर शिवराज सिंह चौहान की तरफ से भाजपा और आजसू ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन कर सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया आज। और इस दौरान केंद्रीय मंत्री और झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी, आजसू, जेडीयू और लोजपा साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। आइए सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी, आजसू, जनता दल यू और एलजेपी झारखंड में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आपस में चर्चा हमारी पूरी हो चुकी है। सीट शेयरिंग पर भी सहमति है। जल्दी हमारे उम्मीदवार घोषित होंगे। चुनाव के अभियान में हम कूदेंगे और इंडी गठबंधन के जेएमएम कांग्रेस की सरकार के कुशासन का अंत कर ही हम चैन की सांस लेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री ने शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इंडी गठबंधन की सरकार ने झारखंड को तबाही और बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया है। ये झारखंड की अस्मिता बचाने का चुनाव है। झारखंड में भी चुनाव का बिगुल बज चुका है। ये झारखंड की अस्मिता बचाने का चुनाव है। झारखंड में माटी, बेटी, रोटी बचे, नौजवानों के रोजगार सुरक्षित हो, महिला सशक्तिकरण हो, गरीब कल्याण हो, किसानों का उद्धार हो और भ्रष्टाचार का हम सफाया कर पाए, सुशासन और विकास दे पाए। इसलिए झारखंड में हमने फैसला किया है, केंद्र ने फैसला किया है, केंद्रीय नेतृत्व ने भी तय किया है कि झारखंड का ये चुनाव एनडीए लड़ेगा मिलकर। वहीं झारखंड चुनाव में सीट शेयरिंग के ऐलान के मौके पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कुछ सीट को रोटेट करने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि नामांकन के अंतिम दिन तक कुछ सीटों पर रोटेशन के रास्ते खुले हुए हैं। जनता दल यू 2, लोक जनशक्ति पार्टी 1, आजसू 10 और बाकी सीट ऐसा नहीं है कि बीजेपी ही लड़ेगा। कहीं कुछ सरसा में 1-2 इधर उधर हो सकता है, पर
मूलतः यही पिक्चर है जो मैं आपको बताने के लिए हमने आप लोगों को निमंत्रण किया था। वहीं झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी बिगुल अब बज चुका है, जहां एनडीए ने सीट बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी झारखंड की 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो वहीं आजसू पार्टी को 10 सीट, जेडीयू को 2 और 1 सीट पर लोजपा रामविलास को दी गई है। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहना है सुदेश कुमार महतो का, आपको सुनाते हैं। झारखंड विधानसभा का चुनाव का बिगुल बज चुका है और आजसू पार्टी के जो अध्यक्ष हैं सुदेश महतो हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आज सीटों का भी यहाँ पर ऐलान हो चुका है। आज हमारा गठबंधन का और सीट शेयरिंग का ऐलान हुआ है। आज जिन बातों पर सहमति बनी, हम लोग ने प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने आकर जनता के बीच में अपने विषयों का और अपने एनडीए के जो फॉर्मेट होंगे उसके बारे में आपको बताया है। हमारी तैयारी है कि अब 2019 में जो झूठे वायदे के साथ झूठ की बुनियाद पर खड़ी इस सरकार को इससे बेदखल करना, यही तैयारी हमारी होगी। इस चुनाव में प्रमुख मुद्दे क्या रहेंगे? इसमें अलग से हमें कोई मुद्दे ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। सरकार की विफलता ही हमारा सफलता का आधार बनेगा। झारखंड में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा देखने को मिला है। आप खुद तय कर रहे हैं, खुद समझ रहे हैं कि इनके लिए हमें कोई नया मुद्दा की आवश्यकता नहीं है। यहाँ शासन नाम का कोई चीज़ है नहीं, और जो आचार को इन्होंने शिष्टाचार बना दिया, जिस आचार भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं वो इन्होंने शिष्टाचार बना दिया। इस शिष्टाचार से झारखंड को मुक्त करने की आवश्यकता है। झारखंड में जो बांग्लादेश घुसपैठ का भी मुद्दा सुर्खियों में लगातार देखने को मिला है। ये मुद्दा है और ये इसको सॉल्व करना भी हमारा शासन का ही हिस्सा है। भारत सरकार, राज्य सरकार सभी इसको लेकर चिंतित हैं। तो आप साफ तौर पर सुन रहे थे जो आजसू पार्टी के अध्यक्ष संजय महतो जो डीडी न्यूज़ से अलग अलग मुद्दों पर बात कर रहे थे। अपने कैमरा सहयोगी विकास के साथ सोमेश पटेल, डीडी न्यूज़, झारखंड। और इसी पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं, सीधा रुख करते हैं इस वक्त रांची का, जहां पर हमारे संवाददाता दिवाकर कुमार इस वक्त मौजूद हैं। दिवाकर, जिस तरीके से देखा जाए तो एनडीए के बीच में अब झारखंड विधानसभा चुनावों को लेकर सीटों का बंटवारा हो चुका है और अब इंतजार है प्रत्याशियों की सूची का। जहां एक तरफ सीटों का बंटवारा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ हम देखें तो नामांकन प्रक्रिया भी आज से शुरू हो चुकी है झारखंड के अंदर पहले चरण के मतदान के लिए। तो ऐसे में क्या कुछ ताज़ा अपडेट है फिलहाल आपके पास में? देखिए, झारखंड में आज हम कह सकते हैं कि 2 चरणों में इस बार विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और पहले चरण के लिए 81 में से 43 सीटों के लिए आज नोटिफिकेशन हो गया है और नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो अभी हमारे पास शुरुआती जानकारी मिली है उसके मुताबिक कई जगहों पर 1 दर्जन से ज़्यादा जो हम कह सकते हैं नामजदगी के पर्चे लोगों ने खरीदे हैं। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो पहला दिन था वो नामांकन की जो प्रक्रिया का उसकी शुरुआत भी एक तरीके से हो गई है। दूसरी बात, चूंकि आज पहला दिन था नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने की, नोटिफिकेशन होने का, तो वैसे में हम कह सकते हैं कि एनडीए पॉकेट्स की ओर से एक बड़ा ऐलान किया गया। उनकी ओर से जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला था वो सबके सामने रख दिया गया। भारतीय जनता पार्टी 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 10 सीट जो है उन्होंने अपनी सहयोगी आजसू पार्टी के लिए दिया है। साथ ही साथ 2 सीट जदयू और 1 सीट लोजपा रामविलास के लिए दिया है। तो ये जो एनडीए का फोल्डर है उसने अपनी सीट सहमति और शेयरिंग का जो फॉर्मूला था वो सबके सामने रख दिया और जो असमंजस की स्थिति थी वो एक तरीके से पूरी तस्वीर खुलकर सामने आ गई है। अब जो दूसरा कदम होता है कि सीट शेयरिंग के अनाउंसमेंट के बाद की प्रत्याशियों के नामों का ऐलान, तो उम्मीद की जा रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो कई दौर की बातचीत थी वो बैठकों का दौर हो चुका है, चुनाव समिति की बैठक हो चुकी है और उसके बाद कहा जा रहा है कि कभी भी भारतीय जनता पार्टी अपने जो प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकता है। दूसरी तरफ अगर हम चले जाएं इंडी गठबंधन की ओर, तो इंडी गठबंधन में अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर जो असमंजस की स्थिति है वो साफ नहीं हुई है। आज हालांकि हेमंत सोरेन की अगुवाई में मुख्यमंत्री आवास में एक बैठक होने वाली है जिसमें तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे और कल राहुल गांधी के भी झारखंड पहुंचने की संभावना है। तो वैसे में कहा जा रहा है कि कल इंडी गठबंधन में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है उस पर आम सहमति बन सकती है और उसके बाद उनका भी अनाउंसमेंट हो सकता है। लेकिन फिलहाल एनडीए गठबंधन ने जिस तरीके से आज सीट शेयरिंग को लेकर अपनी तस्वीर साफ कर दी है तो उससे कहा जा रहा है कि फिलहाल जो चुनावी परिदृश्य है उसमें एनडीए थोड़ा भारी पड़ता नजर आ रहा है।
जी जी। अब दिवाकर, ये तो बात रही सीट शेयरिंग की। अब सीट शेयरिंग के बाद अगर देखा जाए तो इंतजार तो है ही प्रत्याशियों की सूची का, लेकिन साथ ही आगे की रणनीति एनडीए की तरफ से कैसी देखने को मिल सकती है? ऐसे कौन कौन से अहम मुद्दे होंगे जो इस बार हमें चुनावी मैदान में नजर आएंगे, या जिसको एनडीए प्रमुखता के साथ उठाएगा जनता के बीच में जाकर? देखिए, एनडीए की तरफ से जो पिछले कुछ दिनों का जिस तरीके से चुनावी भाव भंगिमा दिख रही है और जो उनका प्रदर्शन करने का और अटैक करने के जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मूड में नजर आ रही है, उसमें भ्रष्टाचार एक सबसे अहम मुद्दा है। दूसरा, जो संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला है, वो लगातार छाया रहा है। और किस तरीके से पिछले 5 वर्षों में हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली जो सरकार है, वो किस तरीके से जो पुराने चुनावी वादे किए थे उसको पूरा करने में नाकाम रही है। तो ये ऐसे कुछ चुनिंदा मुद्दे हैं जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ समय से आक्रामक है और उसको लेकर वो जनता के बीच लगातार जा रही है। दूसरी बात ये कि अब भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने प्रॉमिसेस हैं, पंचप्रण के जरिए उन्होंने साफ भी कर दिया है। बीजेपी ने करीब 10 दिन पहले ही अपने पंचप्रण की घोषणा कर दी है, जो एक तरीके से जो उनका चुनावी घोषणा पत्र है उसकी झलक उसमें दिख रही है कि किस तरह से वो युवाओं के लिए काम करेंगे, महिलाओं के लिए काम करेंगे, लड़कियों के लिए काम करेंगे, कानून व्यवस्था को लेकर काम करेंगे। तो तमाम जो बीजेपी के इरादे हैं कि अगर उनको झारखंड में सरकार बनाने का मौका मिलता है तो वो किस तरीके से उनकी सरकार काम करेगी और कैसे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि पूर्वी भारत में झारखंड को हमको एक विकसित राज्य बनाना है और उसे केंद्र बिंदु में लेकर आना है, तो भारतीय जनता पार्टी उसको लेकर जो अपने पंचप्रण है उसमें प्रोमिसेस करते भी दिख रही है। जी जी, जहां एक तरफ एनडीए तो पूरी तरह से तैयार है विधानसभा चुनावों के लिए और जमीनी स्तर पर अब सिर्फ देखा जाता है चुनाव प्रचार करना बाकी रह गया है और प्रत्याशियों की सूची का इंतजार, लेकिन साथ ही वहीं दूसरी तरफ हम देखें तो इंडी गठबंधन की तैयारी ना के बराबर नजर आती है। निश्चित तौर पर ना के बराबर, क्योंकि देखिए सबसे पहली जो सीढ़ी होती है कि सीट शेयरिंग, जो आपने गठबंधन बनाया उसमें मनबंधन कितना हुआ है, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होता है कि उसी के बाद आप जनता के बीच जब जाते हैं तो आप दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो गठबंधन है जिसके लिए आप वोट मांगने जाते हैं, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, सीपीआई-एमएल हो, तो ये तमाम जो सहयोगी दल है ये तभी खुलकर जनता के बीच जा पाएंगे जब अपने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला वो खुलकर सामने रखेंगे। क्योंकि 5 वर्षों में इनकी अगुवाई में यहाँ सरकार चली है तो जनता के बीच अपने वो वादे भी लेकर जाएंगे कि किस तरीके से उनकी योजनाओं के जरिए जनता का कायाकल्प होगा। लेकिन फिलहाल वो अभी पहली सीढ़ी पर ही चढ़ने में लगे हुए हैं, उसमें अटके हुए हैं। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि उनका भी जो दांव पेच की स्थिति चल रही है, बड़े भाई छोटे भाई वाली जो लड़ाई चल रही है कि किनको कितना सीट मिलेगा, तो वो सब तस्वीर साफ होने के बाद शायद इंडी गठबंधन भी अपनी जो दावेदारी है और जनता के बीच जाने की जो उनकी चुनावी रणनीति होगी वो थोड़ी साफ नजर आएगी। रितिका जी, अगर हम 2019 के नतीजों पर नजर डालें तो उसके बाद में अब कितना बदलाव आपको नजर आ सकता है बीते 5 सालों में, क्योंकि जनता अब एक बार मौका दे चुकी है। अब अगला जब देखिए निश्चित तौर पर 2019 का जो चुनाव था वो भारतीय जनता पार्टी अकेले लड़ी थी, आसू पार्टी अकेले लड़ी थी, और तो वैसे में गठबंधन की स्थिति नहीं बन पाई थी भारतीय जनता पार्टी की, मतलब एनडीए गठबंधन यहाँ नहीं था। जबकि दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के तरफ ये तीनों पार्टियां, चाहे वो आरजेडी हो, कांग्रेस हो और जेएमएम, ये तीनों मिलकर लड़ी थी। तो एक जो गठबंधन का फायदा था वो निश्चित तौर पर इंडी गठबंधन को मिला था और भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में जो हम कह सकते हैं कि उसको हार का मुंह देखना पड़ा था, लेकिन उससे भारतीय जनता पार्टी ने इस बार सबक भी लिया है और सीख भी लिया है और दोनों के जरिए उन्होंने अपनी जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला था वो जाहिर कर दिया। क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव के परिणाम जो 2024 में भी लोकसभा चुनाव हुए तो उसमें जिस तरीके का रुझान देखने को मिला है और जिस तरीके से जो हम कह सकते हैं कि नॉन ट्राइबल सीट्स पर बीजेपी ने बढ़त एक तरीके से कायम की है, अगर उस बढ़त को बीजेपी कायम कर रखने में कामयाब होती है तो निश्चित तौर पर जो हम कह सकते हैं कि 2024 का जो परिणाम होगा वो कहीं ना कहीं एनडीए के इर्द गिर्द घूमता नजर आएगा और एनडीए एक बड़ी पार्टी के रूप में यहाँ पर उभर सकती है। जी चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, और लगातार आपसे अपडेट्स और भी हम लेते रहेंगे झारखंड विधानसभा चुनावों को लेकर। तो ये तो बात रही झारखंड की, अब इसके बाद बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, जहां महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है, लेकिन सियासी दलों के बीच अभी भी सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। दरअसल महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों ही गठबंधन की तरफ से सीटों का ऐलान अभी तक नहीं किया गया और इसी बीच एमवीए की सीटों को लेकर अपडेट भी सामने आ चुका है। दरअसल महाविकास अघाड़ी में महाराष्ट्र की 288 सीटों में से 260 सीटों पर सहमति बन गई है, लेकिन राज्य की 28 सीटें ऐसी हैं जिन पर अभी भी पेंच फंसा हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने आलाकमान को भेजी सूची और इन सीटों के मतभेद को सुलझाने के लिए शरद पवार और उद्धव ठाकरे भी चर्चा करेंगे।
कहा जा रहा है कि महाविकास अघाड़ी 2 दिन में सीट आवंटन की घोषणा करेगी। वहीं सीट शेयरिंग को लेकर एमवीए की गुरुवार को भी लंबी बैठक चली है। मीटिंग में विदर्भ, मराठवाड़ा और उत्तर महाराष्ट्र की सीटों पर चर्चा हुई और जिसमें 260 सीटों पर तीनों दलों के नेताओं के बीच सहमति बनी। अब बाकी 28 सीटों पर आगे चर्चा जारी रहेगी। इनमें से 20 से 25 सीटें ऐसी हैं जिन पर महाविकास अघाड़ी का शिवसेना ठाकरे गुट, कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार पार्टी जोर लगा रहे हैं। एमवीए में सीट शेयरिंग को लेकर फंसे पेच पर अब शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता संजय राउत का भी बयान सामने आया है। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता फैसले लेने में सक्षम नहीं है। अब हम सीटों की गुत्थी सुलझाने के लिए राहुल गांधी से बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी में जो सीटों का मामला है, सीट शेयरिंग का मामला है, वो अभी उलझा हुआ नजर आ रहा है। और जो रुका हुआ फैसला है सीट शेयरिंग के बारे में, उसको गति मिलनी चाहिए। उसके बारे में हम उनसे आज बात करेंगे। सुबह बात हो गई है। बहुत सी सीटों पर फैसला हुआ है, कुछ सीटें ऐसी हैं जिसके ऊपर फैसला नहीं हो रहा। कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना और हमारा अलायंस पार्टी है, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट, हमारी यहाँ एक शेतकरी कामगार पार्टी है। अब टाइम कम है तो महाराष्ट्र के नेता है वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं, ऐसा मुझे लगता है कि बार बार उनको दिल्ली में लिस्ट भेजनी पड़ती है, फिर चर्चा होती है। अब वो समय निकल चुका है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये फैसला हो। तो कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग पर सहमति आपस में नहीं बन पा रही, जिसको लेकर संजय राउत कह रहे हैं कि अब वो दिल्ली का रुख करेंगे, यानी कि सीट शेयरिंग को लेकर अब सीधा राहुल गांधी से बात की जाएगी। इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में मुंबई से हमारे संवाददाता योगेश शीतल इस वक्त जुड़ रहे हैं। योगेश, अगर देखा जाए तो सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो अभी तक नहीं बन पाया है महाराष्ट्र के अंदर, ऐसे में क्या नजर आता है? क्या यही तैयारी है इंडी गठबंधन की? कृतिका, देखिए, सीट शेयरिंग पे अभी जो भी चीजें चल रही है वो अपेक्षित ही थी विधानसभा चुनाव में, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव परिणाम आया था और कांग्रेस जो है अच्छी बढ़त उसको मिली थी महाराष्ट्र में, एनसीपी जो शरद चंद्र पवार है उनको बढ़त मिली थी। ऐसे में माना जा रहा था कि अब आगे का रास्ता जो है वो उद्धव ठाकरे के लिए कठिन होगा, क्योंकि जो बार्गेनिंग पावर होता है वो करीब करीब उनका छूट चुका था और अब फिलहाल वो इस स्थिति में नहीं है कि जितनी सीट की वो अपेक्षा कर रहे थे या जितनी सीट वो चाह रहे थे वो मिल पाए। और मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कई तरह के बयान आए हैं, कई तरह के दृश्य यहाँ पर देखे गए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाना पटोले उठ गए, संजय जो राउत हैं उन पर टिप्पणी की गई। संजय राउत ने अब ये कहा कि अब हम सीधा दिल्ली जाकर बात करेंगे। मैं आपको वाईबी चौहान परिसर जहाँ पे एमवीए की बैठक होने वाली थी वहां के मैं आपको दृश्य दिखाता हूं। घंटों से यही दृश्य यहाँ पे आपको कैमरा पर्सन दिखाएंगे। आप जितने भी लोगों को देख रहे हैं ये अलग अलग पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो कि महाविकास अघाड़ी के हैं। सब यहाँ पर इस उम्मीद में आए थे कि सीट शेयरिंग को लेकर कुछ साफ होगा, उनके टिकट को लेकर कुछ साफ होगा, कुछ बातें बन पाएगी। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे बारी बारी करके दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति के नेता आते गए, ना कोई बात उस तरह की बन पाई, ना उस तरीके की कोई भरोसा या बयानबाजी यहाँ पर दिखे। हालांकि थोड़ी देर पहले जितेंद्र आव्हाड भी यहाँ पर आए थे, रोहित पवार यहाँ पर आए थे। जितेंद्र आव्हाड से जब पूछा गया कि जिस तरीके से बातें चल रही हैं क्या लग रहा है आपको, उन्होंने सीधे तौर पर चुप्पी साध ली। उन्होंने कहा कि हाईकमान यानी कि शरद पवार जो है वो कॉल लेंगे। इसी तरीके की बयानबाजी रोहित पवार की तरफ से भी की गई। अगर आप शिवसेना की बात करेंगे, यूबीटी जो उद्धव बाला साहब ठाकरे, अगर आप उनकी अगर बात करेंगे, वहां से सीधा सा कह दिया गया है कि जिस बैठक में नाना पटोले बैठेंगे उस बैठक में बात नहीं बनेगी या उस बैठक में निर्णय लिया ही नहीं जाएगा। सीधी सी बात है कि वो अब सीधा दिल्ली का रुख करेंगे। पेच यहीं पे फंसा है कि कांग्रेस बड़ा हिस्सा लेना चाह रही है, क्योंकि 288 सीट है। अखिलेश यादव ने ऑलरेडी ताल ठोक दी है, उधर मौके को वो भी नहीं छोड़ना चाह रहे, क्योंकि जिस तरीके की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिली है वैसी अपॉर्चुनिटी रेयर होती है। पार्टी बट गई है। उद्धव ठाकरे के पास खोने के लिए बहुत कुछ है और कांग्रेस के पास फिलहाल खोने के लिए महाराष्ट्र में कुछ भी नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा गेन ऑलरेडी कांग्रेस
कांग्रेस को ऑक्सीजन मिल चुका था जब कांग्रेस जो है वो शिवसेना के साथ हाथ मिलाई थी, जो कि बिल्कुल अपवाद की श्रेणी में आता है पॉलिटिकल। अगर आप लैंडस्केप को देखें महाराष्ट्र में, जहां शिवसेना हमेशा जो है वो प्रो हिंदुत्व और बीजेपी के साथ रही है, उसके बयानबाजी या बाला साहब ठाकरे की अगर आप पूरी विचारधारा को देख लीजिए, ऐसे में कांग्रेस जब वहां पे मिली थी तो कांग्रेस को ऑक्सीजन मिल चुका और कांग्रेस ने अपॉर्चुनिटी का माइलेज ठीक ठाक ले लिया है। अब ऐसे समय में जब लोकसभा का भी चुनाव अपेक्षित रहा, नंदुरबार जैसी सीट पर कांग्रेस को बढ़त मिली, कांग्रेस के कैंडिडेट वहां से जीते, कांग्रेस ने जनाधार बढ़ाया, अप्रोच बढ़ाया, ऐसे में अब उद्धव ठाकरे के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है कि जो उनकी वजह से, जो उनको आप कह सकते हैं कि उनके ऊपर कदम रख के जो कांग्रेस आगे बढ़ी, अब उस कांग्रेस को रोकना उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किल हो रहा है, उद्धव ठाकरे की पार्टी के लिए मुश्किल हो रहा है। यही वजह है कि एलओबीए में अब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला काफी डिफिकल्ट हो गया है। लेकिन अभी इसका इंतजार हमें करना होगा कि दिल्ली का रुख करने के बाद में क्या सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो बन पाता है या नहीं। फिलहाल योगेश शीतल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज पर यूं ही लगातार जारी। इसी बीच बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाएगा क्योंकि खबरें और भी हैं। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। हाथ धो कर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक की वजह से इस वक्त विवादों में घिर गए हैं। कर्नाटक भाजपा ने आरोप लगाया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के सोशल मीडिया का प्रबंधन विदेशी संचालकों द्वारा किया जाता है। कर्नाटक भाजपा ने मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम से वेरीफाइड फेसबुक पेज से स्क्रीनशॉट साझा करते हुए लिखा, वक्फ भूमि हड़पने के लिए चर्चा में रहे मल्लिकार्जुन खड़गे का सोशल मीडिया अब विदेशी हैंडल से संचालित हो रहा है। हम कांग्रेस की विभाजनकारी जाति आधारित राजनीति के पीछे विदेशी प्रभाव के बारे में चेतावनी देते रहे हैं और ये इसकी पुष्टि करता है। क्यों खड़गे जी अपने लोगों की बजाय विदेशी लोगों पर भरोसा क्यों? भारत ने आपको इतना कुछ दिया है, उसके बाद ये विश्वासघात क्यों? हालांकि खड़गे के पुत्र और कर्नाटक के इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री प्रियंक खड़गे ने इस आरोप का खंडन किया और कहा कि ये पेज फर्जी है और उन्होंने फेसबुक से इसे हटाने का भी अनुरोध किया है। उन्होंने अपने नाम से फेसबुक पर सत्यापित पेज का हवाला देते हुए ये आरोप लगाया है कि और हालांकि उनके बेटे ने इस आरोप का खंडन कर दिया है। इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात करते हैं अब हरियाणा की, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद में कई बड़ी घोषणाएं की हैं। दरअसल उन्होंने राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में क्रोनिक किडनी रोगियों के लिए डायलिसिस सेवा निःशुल्क दी जाने की घोषणा कर दी है। साथ ही साथ उन्होंने किसान की फसलों की खरीद को लेकर भी कई बड़े फैसले लिए गए हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ लेने के बाद से मुख्यमंत्री एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभालते ही नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए। बैठक में राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में क्रोनिक किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस सेवा की सुविधा मिलेगी। साथ ही भविष्य में सभी मेडिकल कॉलेज में भी मुफ्त डायलिसिस सुविधा प्रदान की जाएगी। देश में जो किडनी के पेशेंट हैं, जो हमने अपने संकल्प पत्र के अंदर भी ये संकल्प लिया था कि हमारी सरकार आएगी और हम जो किडनी के पेशेंट हैं उनका इलाज हरियाणा के सभी सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में होगा। कैबिनेट के दूसरे अहम फैसलों में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किसानों की फसलों की खरीद को लेकर फैसला लिया। सरकार धान की खरीद करेगी। अन्नदाता की फसल एमएसपी के ऊपर खरीदने का काम सरकार करेगी। हमने ये कहा है कि 17% से नमी धान के हर दाने को खरीदने का काम एमएसपी के ऊपर हमारी सरकार कर रही है। नायब सिंह सैनी ने बताया कि 17 अक्टूबर तक हरियाणा की मंडियों में कुल 27,45,328 मीट्रिक टन धान की आवक हुई है। हमने 23,21,682 मीट्रिक टन
धान की खरीद एमएसपी पर की है। अब तक 11,50,673 मीट्रिक टन का उठान भी हुआ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने युवाओं महिलाओं के सम्मान को अपना कर्तव्य बताया। उनका कहना है कि गरीब व्यक्ति के द्वारा हमारी सरकार चुनी गई है। किसान हमारे लिए सम्मानित है, हमारा युवा हमारे लिए सम्मानित है, हमारे प्रदेश की नारी हमारे लिए सम्मानित है, हमारे प्रदेश का जो गरीब व्यक्ति है उसका सम्मान करना हमारी सरकार का दायित्व है। मुझे खुशी है कि ये सरकार को जो चुना है ये गरीब व्यक्ति के द्वारा चुनी गई सरकार है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने गरीबों के लिए कई अभूतपूर्व काम किए, लेकिन कांग्रेस ने किसानों में भ्रम फैलाया, साथ ही युवाओं खिलाड़ियों का इस्तेमाल किया। कहीं न कहीं युवाओं को अविश्वास में धकेलने का काम कांग्रेस ने किया। हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों को भी यूज किया। जो हमारे खिलाड़ी हैं हमारे गौरव हैं, हरियाणा प्रदेश का गौरव है, जो इस देश का भी गौरव है, जो इस देश को सम्मान दिलाने का काम करते हैं। कांग्रेस ने उन खिलाड़ियों को भी यूज किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद राज्य कांग्रेस के विधायक दल की बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। इस बैठक में राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के नाम पर भी चर्चा हो रही है। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस का अंतर्कलह खुलकर सामने आया था। बाल विवाह निषेध अधिनियम यानी पीसीएमए को सही तरीके से लागू न करने के मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अब अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि बाल विवाह रोकने के लिए हमें अवेयरनेस की जरूरत है, सिर्फ सजा के प्रावधान कर देने से कुछ नहीं होगा। कोर्ट को दी गई जानकारी के मुताबिक बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 को 21 दिसंबर 2021 को संसद में पेश किया गया था। विधेयक को शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी विभाग संबंधी स्थायी समिति को जांच के लिए भी भेजा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल दंड से बाल विवाह को नहीं रोका जा सकता, इसके लिए व्यापक जागरूकता कार्यक्रम और पीड़ितों के पुनर्वास पर ध्यान देने की भी जरूरत है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए व्यापक दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं, जिसमें कहा गया कि राज्य सरकार निगरानी के लिए जिला स्तर पर चाइल्ड मैरिज प्रोविजन ऑफिसर नियुक्त करे। सीएमपीओ के साथ साथ कलेक्टर और एसपी की भी जिम्मेदारी हो। पुलिस की स्पेशल यूनिट बनाई जाए। बाल विवाह निषेध के लिए विशेष यूनिट स्थापित हो। मजिस्ट्रेट को स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करने के लिए भी अधिकार दिए जाएं। तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई। साथ ही ये भी कहा गया कि बाल विवाह मामलों के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किए जाएं। लापरवाह सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो। सामुदायिक प्रयासों को बढ़ावा दिया जाए। स्कूलों, धर्म स्थलों और पंचायत स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। वहीं जिन समुदायों में बाल विवाह प्रथा है उनके लिए खास जागरूकता कार्यक्रम हो। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी राज्यों को गाइडलाइंस लागू करने का भी निर्देश दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अफ्रीकी देश मलावी की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 4 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद भारत और मलावी के बीच कला एवं संस्कृति में सहयोग, खेल सहयोग, युवा मामलों पर सहयोग, फार्मास्यूटिकल सहयोग पर भी हस्ताक्षर किए। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अफ्रीकी देश मलावी यात्रा के दूसरे दिन यानी कि आज उन्होंने मलावी के राष्ट्रपति लाजरस चक्वेरा के साथ द्विपक्षीय बैठक की। साथ ही वो प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में भी मौजूद रहीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कामुजू मुसोलियम समाधि स्थल भी गई, जहां उन्होंने मलावी के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर हेस्टिंग्स कामुजू बांडा को श्रद्धांजलि अर्पित की। स्थल पर राष्ट्रपति की परंपरागत तरीके से अगवानी भी की गई। राष्ट्रपति ने वहां विजिटर बुक में हस्ताक्षर भी किए। डॉक्टर हेस्टिंग्स कामुजू बांडा का जन्म 14 मई 1898 को हुआ था और वो 1961 से लेकर 1994 तक राष्ट्रपति रहे। उसके बाद
25 नवंबर 1997 को 99 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। विज्ञान भवन में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का 31वां स्थापना दिवस मनाया गया और इस खास मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल हुए। इस मौके पर बुजुर्गों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और देखभाल पर एक दिवसीय कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है, जिसमें NHRC के सभी अधिकारी मौजूद रहे। आइए आपको दिखाते हैं धीरज कुमार की ये खास रिपोर्ट। NHRC के 31वें स्थापना दिवस के मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि देश का बंटवारा, आपातकाल और 1984 के सिख दंगे कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो स्वतंत्रता की नाजुकता की याद दिलाती हैं। उपराष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि दूसरों के अधिकारों की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। On June 25, 1975, the then Prime Minister Indira Gandhi, in a brazen display of dictatorial mindset, strangled the soul of our democracy by imposing emergency on the nation, resulting in violation of human rights. Lakhs of people were thrown behind the bars for no fault of their own, and the voice of the media was silenced. And judiciary at the apex level failed as never before. आयोग ने भारत में बुजुर्गों की सुरक्षा अधिकारों पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें वृद्धजनों की बढ़ती आबादी, स्वास्थ्य देखभाल, सामाजिक सुरक्षा पर गहन चर्चा हुई। आंकड़ों पर गौर करें तो साल 2050 तक 60 साल से अधिक आयु के 30 करोड़ बुजुर्ग होंगे। आयोजन में जोर दिया गया कि ये बुजुर्ग हमारे लिए बोझ नहीं बल्कि हमारी संपदा है। तो वृद्ध लोगों की संख्या बढ़ने की वजह से दो चीज़ है कि एक तो उनकी जीवन एक अच्छा बने, वृद्धावस्था में उनका जीवन अच्छा बने, और दूसरा है कि उनका उपयोग किया जाए। उनके पास बहुत नॉलेज है, उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास बहुत से विजडम है, उसको हम लोग उपयोग करें। आंकड़े हैं कि पिछले एक वर्ष में NHRC ने 68,867 मामलों का निपटान किया। बात बुजुर्गों की करें तो दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक कुटुंब ऐप के जरिए वृद्धजनों का पंजीकरण, उनकी स्वास्थ्य देखभाल से लेकर सुरक्षा कवच के रूप में दिल्ली पुलिस ने अहम भूमिका निभाई है। NHRC ने इतना अच्छा फोरम पे नेशनल कॉन्फ्रेंस रखा है फॉर राइट्स ऑफ ओल्डर पर्सन्स। ये अच्छा मौका था जब हम अपने इस कुटुंब ऐप के बारे में सबको बताएं, और मैं तो चाहूँगी कि सारे देश में इस तरह का जो पुलिसिंग है वो शुरू हो, जहाँ पे एटलीस्ट सीनियर सिटीजन्स के बारे में हम फिक्र करना शुरू करें। जैसे कि बताया गया कि बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ने वाला है, और ज़्यादातर जब फीमेल्स जो हैं वो अकेली रहती हैं, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। वृद्धजनों के अधिकारों के अलावा NHRC ने समाज के सभी वर्गों, विशेषकर कमजोर वर्गों के अधिकारों के लिए अनवरत कार्य किया है। 31 वर्षों के सफर में 23 लाख से अधिक मामलों का निपटान आंकड़े भर नहीं, सफलता की कहानी है। धीरज कुमार की रिपोर्ट, DD न्यूज, दिल्ली। और चलिए इसी के साथ खबरों में बढ़ेंगे आगे, जहां दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिल चुकी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। सत्येंद्र जैन को 30 मई 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। असम में पुलिस राज्य अपराध समीक्षा बैठक शुक्रवार को आयोजित की गई और इस बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त SP शामिल हुए। समीक्षा में राज्य भर में अपराधों की जांच और अभियोजन में महत्वपूर्ण प्रगति पर प्रकाश डाला गया। इस बैठक के दौरान आंकड़े प्रस्तुत भी किए गए। आंकड़ों में असम की चार्जशीट पर दर बढ़कर 66.09% हो गई है, जबकि सजा दर लगातार बढ़कर 22.22% हो गई। समीक्षा में विशेष प्रकाश डाला गया, जिसमें पिछले 6 वर्षों में प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर में भारी कमी आना था। वहीं बात करेंगे अब बिहार की, जहां सिवान में जहरीले पेय पदार्थ से मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। दरअसल आज सुबह 9 बजे सिवान जिला प्रशासन ने 28 लोगों की मौत की पुष्टि की है। कंफर्म किया गया कि जहरीली पेय पदार्थ से 28 लोगों की मौत हुई है। मृतकों का पोस्टमार्टम भी किया गया और इनके अलावा 8 लोग अभी भी सदर अस्पताल में भर्ती हैं। बात कार्रवाई की करें तो 8 नामजद लोगों में से 3 गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि जहरीली शराब के खिलाफ अभियान के तहत कुल 37 गिरफ्तार किए गए। इस दौरान पुलिस को हजारों लीटर शराब भी मिली है, जिसे नष्ट कर दिया गया। पुलिस और उत्पाद विभाग की विशेष छापेमारी, आपको बता दें कि पुलिस और उत्पाद विभाग की विशेष छापेमारी में गोरियाकोठी थाना क्षेत्र अंतर्गत लगभग 3000 लीटर देसी
अर्धनिर्मित शराब भी नष्ट की गई। वहीं जांच में सामने आया है कि सिवान और सारण में जिस जहरीले पेय पदार्थ को पीने से लोगों की मौत हुई है उसमें मिथाइल अल्कोहल और इंडस्ट्रियल स्पिरिट की मात्रा ज्यादा थी। घटनास्थल से बरामद बोतल के उत्पाद विभाग के लैब में हुई जांच में मिथाइल अल्कोहल की मात्रा 80% तक पाई गई है। बिहार जहरीली शराब मामले पर भारतीय जनता पार्टी के नेता रविशंकर प्रसाद प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पूरा मामला पीड़ादायक है और दोषियों को सजा मिलेगी। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के नेता ने राजद नेता तेजस्वी यादव पर भी सवाल उठाए। देखिए, ये पीड़ादायक है। सरकार बहुत प्रभावी रूप से काम कर रही है। डीजीपी को मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है, पूरी कमेटी बनी है, टीम बनी है, तो जिन्होंने भी ये कार्रवाई की है उनको सजा मिलेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। ये जो शराबबंदी है इसको प्रभावी रूप से इम्प्लीमेंट किया जाए और ये लोग इसका फ़ायदा नहीं उठाएं, इसके बारे में प्रशासन को और सजग रहने की जरूरत है। तेजस्वी तो रोज़ सवाल करते हैं, उनके पिताजी के समय में और माताजी में क्या होता था बिहार का हाल ही तो पता है ना। हाँ, धन्यवाद। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आज भागलपुर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत की है। इस यात्रा का आरंभ उन्होंने पूजा अर्चना के साथ किया। यात्रा की शुरुआत भागलपुर जिला स्कूल ग्राउंड से हुई जो 22 अक्टूबर तक चलेगी। ये यात्रा कल यानी 19 अक्टूबर को कटिहार पहुंचेगी और इसके बाद 20 अक्टूबर को पूर्णिया, 21 अक्टूबर को अररिया और 22 अक्टूबर को यात्रा किशनगंज में समाप्त होगी। ये यात्रा किसी राजनीतिक दल का नहीं है, लेकिन इस यात्रा में चल रहे हैं आरजेडी के हिंदू, कम्युनिस्ट के हिंदू, भारतीय जनता पार्टी के हिंदू, जदयू के हिंदू, एलजेपी के हिंदू चल रहे हैं। ये हिंदुओं की यात्रा है, अपने अस्तित्व को बचाने की यात्रा है। हिंदू स्वाभिमान यात्रा के तहत गिरिराज सिंह ने के साथ आचार्य दीपांकर जी महाराज भी मौजूद रहे और उन्होंने इस मौके पर लोगों से बड़ी संख्या में यात्रा में शामिल होने की अपील की है। अंडरलाइन करें कि ये यात्रा किसी दल की नहीं है, ये यात्रा 100 करोड़ सनातनी हिंदुओं के संगठित होने के बल की है। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अब देश की राजधानी दिल्ली की, जहां सर्दियों की ने दस्तक देते ही प्रदूषण रूपी दानव भी अब डराने लगा है। सांसों पर संकट मंडराने लगा है और जीवनदायिनी यमुना में भी सफेद झाग नजर आने लगा है। जहां यमुना जी का डराने वाला वीडियो ये सामने आ चुका है। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के बीच यमुना में फिर से जहरीले झाग ने टेंशन सभी की बढ़ा दी है। यमुना नदी की सतह पर जहरीली झाग की परत देखी गई। दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में पानी की जगह पर झाग भी तैरता हुआ नजर आ रहा है और ये वीडियो वाकई बेहद डराने वाली है। तो ये तो बात रही यमुना की, लेकिन इसके अलावा देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण भी लगातार बढ़ रहा है। दरअसल AQI यानी कि एयर क्वालिटी खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। आज की अगर हम बात करें तो आज इंडिया गेट और आसपास के इलाकों में कोहरे की परत छाई हुई रही, जहां AQI 270 पर पहुंचा, तो वहीं आनंद विहार में AQI 339 पर दर्ज किया गया। बात करें अगर अक्षरधाम की तो वहां पर AQI 293 पर पहुंच गया। दिल्ली के विभिन्न इलाकों में AQI 300 से ऊपर और 400 के बीच बना रहा। वजीरपुर में 379, वहीं विवेक विहार में 327, शादीपुर में 337, रोहिणी में 362, पंजाबी बाग में 312 AQI दर्ज किया गया। इसके अलावा पटपड़गंज में 344, नरेला में 312, मंडलकांड में 375, जहांगीरपुरी में 354, द्वारका सेक्टर 8 में 324 AQI दर्ज किया गया। इसके अलावा बात करें अगर बवाना की तो 339 AQI दर्ज किया गया। आनंद विहार में 342 और अलीपुर में 307 AQI दर्ज किया गया। दिल्ली में लगातार जहरीली होती जा रही हवा को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि आम आदमी पार्टी किसी भी समस्या को गंभीरता से नहीं लेती है। फिर से पोल्यूशन जानलेवा हो रहा है। नदी के पोल्यूशन से लेके हवा के पोल्यूशन तक दिल्ली का जीना दूभर है, सांसें फूल रही हैं। अभी तो शुरुआत ही है, अभी देखिए आगे क्या क्या होगा। बस हम यही भगवान से प्रार्थना करेंगे किसी तरह
ये 4-5 महीना दिल्ली बचे, 4 महीना बाद चुनाव है। मैं तो दिल्ली से लगातार प्रार्थना कर रहा हूँ इन सारी समस्याओं का निदान निकाला जाए और एक बार बीजेपी को मौका मिले जिससे दिल्ली को हम दिल्ली बना सकें। तो दिल्ली में प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ने की वजह से स्थिति इस वक्त काफी चिंताजनक है। यमुना नदी प्रदूषण की चपेट में आ चुकी है, जो नदी की गंभीर हालत को दर्शा रही है। नदी के विभिन्न स्थानों पर उच्चतम BOD और निम्नतम DO स्तर रिकॉर्ड किए गए हैं। दिल्ली के विभिन्न इलाकों का जायजा लिया है DD न्यूज के संवाददाता ने, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। दिल्ली का जो प्रदूषण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, यानी AQI क्वालिटी जो है वो 300 के पार पहुंचती दिखाई दे रही है। और 18 तारीख को जो ये इंडेक्स था ये और तेजी से बढ़ा, यानी अभी दिवाली नजदीक है और उससे पहले जो ये इंडेक्स है ये धीरे धीरे बढ़ रहा है और प्रदूषण की गिरफ्त में दिल्ली आती दिखाई दे रही है। लेकिन ये वायु प्रदूषण जो है बहुत खतरनाक होता जा रहा है, क्योंकि अगर पिछले वर्षों की बात करें तो दिल्ली सरकार में जिस तरह से ये प्रदूषण तेजी से बढ़ा, सभी ने देखा कि इसके लिए दिल्ली सरकार फेल होती दिखाई दी। आज यमुना का जो इलाका है वो भी प्रदूषित दिखाई दे रहा है। कालिंदी कुंज के पास जो घाट है वहां पर जो तस्वीरें हैं वो भयावह स्थिति पैदा कर रही है। जिस तरह से यमुना में झाग बनती दिखाई दी है, व्हाइट कलर का पूरा फोम दिखाई दिया है, उससे कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की पोल भी खुलती दिखाई रही है। जिस यमुना को साफ करने की दावेदारी कर रहे थे वो उनकी दावेदारी जो है वो फेल होती दिखाई दे रही है और वहां एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। और अगर ये 300 से 400 में जाता तो स्थिति और खराब होगी। और कई बार ऐसा रजिस्टर भी किया गया है कि इंडेक्स क्वालिटी में तेजी से बदलाव देखा गया। क्या दिल्ली सरकार इसको रोक पाएगी? कैमरामैन सुनील नौडियाल के साथ मैं मुकेश शुक्ला, DD न्यूज दिल्ली। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में बढ़ते आगे, जहां भारत मंडपम में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस का समापन हो चुका है और इस अवसर पर भारत मंडपम में मोबाइल नेटवर्किंग और ट्रांसमिशन से जुड़े सम्मेलन आयोजित किए गए। इसके साथ ही भारत के लिए AI किस तरह बेहतर है, इस विषय पर भी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के विशेषज्ञों ने अपने अपने विचार रखे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस का समापन हो गया। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय AI मानक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन जिम्मेदार, सुरक्षित और समावेशी AI मानकों पर काम करने के लिए अग्रणी विशेषज्ञों को एक साथ लाता है। ITU, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन और अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकल कमीशन के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में तमाम विशेषज्ञों ने माना कि भारत के पास AI में अग्रणी रहने की सभी संभावनाएं मौजूद हैं। I firmly believe that together we can make AI for good real, and we can make it concrete for Jayatri, for Melissa, and for people right across India, the region, and the whole world. अंतर्राष्ट्रीय AI मानक शिखर सम्मेलन के समापन कार्यक्रम के रूप में AI फॉर गुड इम्पैक्ट इंडिया पहली बार भारत में आयोजित किया गया। यह ज्ञान साझा करने और AI प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान करता है। इसके माध्यम से AI समाधानों का प्रदर्शन हुआ, ब्रेन मशीन इंटरफेस के फीचर डेमो पेश किया गया और मजबूत AI मानकों को बढ़ावा दिया। इस दौरान WPC और WMO फील्ड ऑफिसर मीटिंग का भी आयोजन किया गया। Many student satellites of small sizes, the CubeSat size satellites being launched into the orbit. So that gave a lot of enthusiasm and interest to the student community, and to undertake these kind of topics in the university to pursue, study the space system, space applications, build the system, and have the first-hand experience in this field. AI की बढ़ती प्राथमिकता के बीच विश्व लगातार नए बदलावों को देख रहा है। ऐसे में भारत भी भविष्य में AI की आवश्यकताओं और चुनौतियों के बीच नए नवाचार कर रहा है, जिसे वैश्विक मंचों पर सराहा भी जा रहा है। डॉक्टर चंद्रशेखर, DD न्यूज। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते, अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां INS शार्दुल ने 16 अक्टूबर को पोर्ट रशीद, दुबई और संयुक्त अरब अमीरात की अपनी लंबी दूरी की प्रशिक्षण यात्रा संपन्न की है। ये यात्रा भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित हुई। INS शार्दुल के समुद्री प्रशिक्षुओं ने नौसेना अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी और UAE नौसेना जहाज की संगठित दौरों में भाग लिया। संयुक्त प्रशिक्षण सत्र, योग गतिविधियां और मैत्रीपूर्ण खेल कार्यक्रम इस यात्रा के अन्य मुख्य आकर्षण रहे।
INS शार्दुल के कार्यक्रम के दौरान UAE नौसेना के कर्मियों और अधिकारियों, राजनयिकों और भारतीय समुदाय के प्रतिष्ठित सदस्यों ने भी इसमें हिस्सा लिया। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। अमेरिका में अगले राष्ट्रपति के लिए चुनावी प्रक्रिया जारी है और इस बार राष्ट्रपति चुनाव में मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के बीच है। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अमृतपाल। सीधा रुख करते हैं अमृतपाल का इस वक्त। अमृतपाल, अगर बात करें नॉर्थ कैरोलिना में अर्ली वोटिंग अब शुरू हो चुकी है, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर नॉर्थ कैरोलिना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, नॉर्थ कैरोलिना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नॉर्थ कैरोलिना एक स्विंग स्टेट है। इस इलेक्शन में करीब 7 स्विंग स्टेट्स हैं, पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया, एरिजोना, नवाडा, मिशिगन, विस्कॉन्सिन। तभी हम देख रहे हैं कि सभी वो दोनों कैंडिडेट्स इन स्टेट्स पर ज़्यादा जोर लगा रहे हैं क्योंकि एक तरीके से ये डिसाइड करेंगी कि अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन बनेगा। नॉर्थ कैरोलिना की आपने सवाल पूछा, वहाँ जो कॉन्टेस्ट है वो काफ़ी क्लोज है। अगर आप जो फिगर्स हैं उन पर जाएं तो दोनों कैंडिडेट्स का परसेंटेज जो पॉइंट डिफरेंस है वो मात्र 0.5% है। आधे परसेंटेज पॉइंट पर दोनों हैं, तो नेक एंड नेक हैं। हालांकि पिछली बार और पिछली 4-5 बार 3-4 बार ये स्टेट रिपब्लिकन्स को गई है। मेरे ख्याल से 2008 में ये डेमोक्रेट्स को गई थी जब बराक ओबामा यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे थे। तो ये इसलिए नॉर्थ कैरोलिना काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि काफ़ी क्लोज रेस है। इसी तरह बाकी की जो स्विंग स्टेट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पेंसिल्वेनिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके बाद सबसे ज़्यादा नंबर्स हैं इलेक्टोरल कॉलेज के, 19 नंबर्स हैं पूरे इलेक्टोरल कॉलेज, प्रेसिडेंशियल इलेक्टोरल कॉलेज में। इसलिए आप देख रहे हैं कि कैंडिडेट्स विस्कॉन्सिन में कल कमला हैरिस थी, तो इन स्टेट्स पर कैंडिडेट्स फोकस कर रहे हैं और जो करीब 2 लाख लोगों ने पहले 8 घंटे में वोटिंग कर दी अर्ली वोटिंग के ओपन होते ही। जॉर्जिया में भी ऐसे ही नंबर्स देखे थे। तो क्लियरली लोगों में उत्साह है। दोनों पार्टीज़ ने लोगों को अपने अपने वोटर बेस को मोबिलाइज किया है। तो लोग इस इलेक्शन में क्योंकि काफ़ी पोलराइज्ड कैंपेन रही है, काफ़ी उत्साह से हिस्सा ले रहे हैं। तो इसीलिए ये स्टेट्स इंपॉर्टेंट हैं, खास करके नॉर्थ कैरोलिना दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमृतपाल तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अन्य खबरों का रुख करते हैं। सऊदी अरब की राजधानी में 12 अक्टूबर से रियाद सीजन का 5वां संस्करण चल रहा है और इसके तहत रियाद में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर रियाद के सुवेदी पार्क में भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलक देखने को मिल रही है। आइए आपको दिखाते हैं टीडी न्यूज़ के संवाददाता मुनमुन भट्टाचार्य की ये बेहद ही खास रिपोर्ट। रियाद सीजन 2024 के अंतर्गत सऊदी अरब की राजधानी रियाद के सुवेदी पार्क में भारतीय नृत्य मंडली ने लोगों का मन मोह लिया। इस नृत्य मंडली ने दर्शकों के सामने मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किए। इसके साथ ही वहां के लोगों ने भारतीय व्यंजनों का भी खूब लुत्फ उठाया। रियाद सीजन 2024 में इस बार भारतीय परंपरा की अनोखी छटा देखने को मिल रही है। जो सऊदी सोसाइटी और जो हमारी कम्युनिटी यहाँ पर है, इंडियन कम्युनिटी और भी जो दूसरी विदेशी कम्युनिटीज हैं, उनके आपस में तालमेल बढ़ेगा, समन्वय बढ़ेगा, एक दूसरे के बारे में ज्यादा जानकारी मिलेगी। और कल्चर एक बहुत ही अच्छा मीडियम है लोगों को नजदीक लाने का, और मैं इसके लिए सऊदी अथॉरिटीज को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भारत के अलावा सुवेदी पार्क में फिलीपींस, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, यमन, सूडान, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, बांग्लादेश और मिस्र जैसे अन्य देशों के व्यंजन और संस्कृतियां भी देखने को मिल रही हैं। सुवेदी पार्क में आयोजित हो रहा ये कार्यक्रम सऊदी नागरिकों और प्रवासी समुदायों को एक दूसरे की संस्कृतियों से जोड़ने का केंद्र बन चुका है। मैं अभी 11 साल हो गया रियाद से। अभी अच्छा है, अभी इधर नया फेस्टिवल है सुवेदी पार्क में भी अभी, लेकिन अच्छा चल रहा है अभी ये सीजन में। पिछले साल भी सही था लेकिन इतना अच्छा नहीं था। और सुवेदी में अभी बहुत लोग, इंडिया से बहुत आदमी, तो अभी तकरीबन हम लोग 3-4 बार आया था इधर। कोई टाइम पे बहुत इंडिया लोग उधर बहुत मतलब बहुत है इधर अभी।
कार्यक्रम में 9 दिन तक भारत के संस्कृति के रंग देखने को मिलेंगे, जिसका उद्देश्य भारतीय और सऊदी समाज के बीच सौहार्द को बढ़ाना है। रियाद सीजन 2024 सुवेदी पार्क में चल रहा है, जो दक्षिण रियाद में है। इस बार अक्टूबर में 9 दिनों के लिए फोकस है भारत पर। कोशिश दुनिया को ये दिखाने की है कि कैसे भारत के लोग और सऊदी अरब के लोग नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ मैं मुनमुन भट्टाचार्य, रियाद से दूरदर्शन न्यूज के लिए। और वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त मलावी के दौरे पर है और इस अवसर पर विदेश मंत्रालय ने बताया कि मलावी और भारत के बीच 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें खेल सहयोग, युवा मामले, कला, संस्कृति और जेनेरिक दवाओं से जुड़े हुए हैं। साथ ही राष्ट्रपति ने मलावी में कृत्रिम अंग केंद्र की भी स्थापना की भी घोषणा की है। Both the leaders witnessed the signing and exchanging of 4 memorandums of understanding in the fields of art and culture, cooperation on youth matters, sports cooperation, and pharmacopoeial cooperation. The one on pharmacopoeial cooperation will ensure better scope for development of generic medicines and availability of affordable medicines in Malawi. As a humanitarian initiative, the Honorable President of India also announced the setting up of a permanent artificial limb replacement center for the people of Malawi. और बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात अब करेंगे खेल से जुड़ी हुई खबरों की। भारत और न्यूजीलैंड के बीच बेंगलुरु में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल खत्म होने पर भारत ने अपनी दूसरी पारी में 3 विकेट पर 231 रन बना लिए हैं। भारत अभी भी 125 रन पीछे है। भारत का पहला विकेट यशस्वी जायसवाल के रूप में गिरा, जो 35 रन बनाकर आउट हुए, तो वहीं कप्तान रोहित शर्मा का विकेट भी 52 के स्कोर पर सामने आया। रोहित शर्मा का विकेट एजाज पटेल ने लिया। हालांकि इसके बाद विराट कोहली और सरफराज खान के बीच शतकीय साझेदारी भी देखने को मिली और दोनों बल्लेबाजों ने तेजी के साथ रन बनाए। दिन का खेल खत्म होने से ठीक पहले विराट कोहली का विकेट सामने आया, जो 70 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए। वहीं सरफराज खान 70 रन बनाकर नाबाद है। और इससे पहले न्यूजीलैंड की पहली पारी 402 रन पर ऑल आउट हो गई। टेस्ट मैच के तीसरे दिन न्यूजीलैंड ने अपने दूसरे दिन के स्कोर 3 विकेट 180 रन से आगे खेलते हुए शुरू किया। न्यूजीलैंड की ओर से रचिन रविंद्र ने शानदार पारी खेली। उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतक लगाया। रचिन ने 124 गेंदों पर शतक लगाने में कामयाबी हासिल की। रचिन रविंद्र 134 रन बनाकर पवेलियन वापस लौटे। रचिन रविंद्र का विकेट कुलदीप यादव ने लिया। भारत की ओर से कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा ने 3-3 विकेट हासिल किए। इससे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारतीय टीम अपनी पहली पारी में महज 46 रन पर ही सिमट गई। भारत 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी के दावे को लगातार हर मंच से सामने रख रहा है और वैसे देखा जाए तो देश ने पिछले कुछ समय के दरमियान बड़े खेल आयोजन भी किए हैं, जो ओलंपिक की मेजबानी करने के देश के सपने को मजबूती देते हैं। तो आखिरकार खेल के जानकारों का इस विषय पर क्या कुछ रुख है, जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। हाल ही में समाप्त हुई निशानेबाजी के विश्व कप में भारतीय निशानेबाजों ने अपने प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया, लेकिन इसके साथ ही मेजबानी के मोर्चे पर भी देश ने सफलता के नए आयाम स्थापित किए। वैसे देखा जाए तो पिछले कुछ समय के दरमियान देश ने मेजबानी में न केवल अपने को नए सिरे से स्थापित किया है, बल्कि बड़ी खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया है। अन्य खेलों की बात करें तो जनवरी में दिल्ली में ही देश में खो-खो का विश्व कप भी आयोजित किया जाएगा। बड़ी बात यह रहेगी कि ये खो-खो का पहला विश्व कप भी होगा। जानकारों की राय में इसकी बड़ी वजह मोदी सरकार की खेलों को लेकर वह नीति है जो जमीनी स्तर पर लगातार काम कर रही है। After the Olympics, this is our first World Cup which has been allocated to us. Thereafter, various other events like the Global University Games would also be conducted in India, and which will be followed by Junior World Cup and various other World Cups. And we are also in the pipeline to train ourselves to host Olympics. I think it's spectacular the way you've seen it. It's going to be one of the benchmark events ever organized. The World Cup will see competition of the highest order.
participation from all continents. All continents are being represented. Then you have technology at its best. You have the Indian hospitality you'll have at the best. दूसरी ओर खिलाड़ी भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि जिस तरह से आज देश में खेल की चर्चा हर ओर हो रही है और देश नए खेलों में भी खुद को आगे रख रहा है, उससे 2036 के ओलंपिक की मेजबानी करने के दावे को बल मिलता है। खिलाड़ियों के मुताबिक आज देश का खेल इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद मजबूती के साथ सामने है। It will be good for India because the big competition will come to the country and it will give the boost to economics also, and for the athletes who are at the grassroots level, they will give like the competition will give them a very good boost and the motivation to like push themselves for preparing themselves the good competitions. वैसे अगले साल निशानेबाजी के जूनियर विश्व कप के भी आयोजन करने की तैयारी है। कुल मिलाकर एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और उस पर जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मिल रही मदद ओलंपिक की मेजबानी के दावे को न सिर्फ मजबूती देती है बल्कि देश में प्रगाढ़ होती खेल की धारा को भी सामने रखती है। गौरव कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के उस पार देखिए भारत एट 7। मेरी सहयोगी रमा के साथ मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।